हाँ तो प्यारे बच्चों, आज यात्रियों के नज़रिए जो आपका इतिहास सेकंड का जो चैप्टर है उससे संबंधित हम तीसरा भाग पढ़ेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस का यात्री था, उसने औरंगजेब के काल में भारत की यात्रा की और मुग़ल साम्राज्य का जो राजमहल की जो खूबियाँ थी उनको उसको देखने का अवसर मिला। और फ्रांसवा बर्नियर ने उस समय भारत की जो राजस्व व्यवस्था थी और किसानों की स्थिति थी, विशेष रूप से जो राजकीय भूस्वामित्व था, उसके बारे में बड़ा शानदार बताया है। इसके अलावा पूर्व और पश्चिम की तुलना फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा की गई है। तो यात्रियों के नज़रिए और समाज के बारे में उनकी समझ, ये 10वीं से 17वीं शताब्दी तक का जो विदेशी यात्रियों का जो वर्णन है उसमें फ्रांसवा बर्नियर का हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले जो आपका 5वां पार्ट है उसका पॉइंट नंबर 5, जिसमें फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक जो भारत आया था 1656 ईस्वी को बादशाह औरंगजेब के काल में ये भारत आया। औरंगजेब का काल तो वैसे हम नहीं मान सकते, क्योंकि इस काल के अंदर शाहजहाँ भी थे और शाहजहाँ का अंतिम काल हम मान सकते हैं कि शाहजहाँ के अंतिम काल में आया था। और औरंगजेब चूँकि उस समय अपने पिता को कैद खाने में डाल के जो है दिल्ली का बादशाह बन चुका था या बनने जा रहा था, उस काल में ये भारत आया। 1656 से 1668 तक कुल 12 साल तक वो भारत में रहा। फ्रांसवा बर्नियर 1656 से 68 के बीच में कुल 12 साल तक उसने भारत का भ्रमण किया, भारत को देखा और जाना। कहाँ कहाँ भारत में घूमा, देखिए कश्मीर था, दिल्ली, आगरा, बनारस, बंगाल और गुजरात सहित देश के कई क्षेत्रों में ये घूमा फिरा। और उसका उल्लेख है वो उसने अपनी जो ग्रंथ है उसका यात्रा वृत्तांत है दी ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, उसके अंदर उसने किया है। ये मुग़ल शहजादे दारा शिकोह का निजी चिकित्सक था। हमने पढ़ा भी है, आप सब जानते भी है कि जो शाहजहाँ थे उनकी जो बेगम मुमताज़ महल, जिनकी याद में ताजमहल बना हुआ है, मुमताज़ महल की कुल 14 संतानें हुई थी और 14वीं संतान को जन्म देते समय उनकी मौत भी हुई थी। उनमें 7 उनकी जो संतानें वो जीवित थी, जिसमें 4 लड़के 3 लड़कियां थी। जो 4 लड़के थे उनमें औरंगजेब था, दारा शिकोह था, मुराद था, शुजा था। तो ये जो दारा शिकोह है वो धार्मिक रूप से धर्मनिरपेक्ष था, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। उसके चिकित्सक के रूप में उसने फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी सेवाएं दी। हालांकि इतिहास में जैसा लिखा गया है कि दोराई का युद्ध है जो राजस्थान के अजमेर के पास एक जगह है, वहाँ के युद्ध में दारा शिकोह को औरंगजेब ने, जो उसका भाई था, उसने पकड़कर उसको मार दिया और उसकी जो पार्थिव शरीर है उसके साथ भी बहुत ही बुरा बर्ताव औरंगजेब ने किया था। उसी दारा शिकोह का वो निजी चिकित्सक था। फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह के मरने के बाद में ये दानिशमंद खान का नाम का एक अमीर था मुग़ल दरबार के अंदर, उसके साथ उसने बाकी का कार्य बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में किया था। दानिशमंद खान आर्मीनियन कोई अमीर था, उसके साथ वो रहा था। कौन था बर्नियर, किन प्रकार की विशेषज्ञता उसको प्राप्त थी? तो राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। चिकित्सक तो था ही, डॉक्टर था, इसके अलावा वो बहुत अच्छी राजनीति को समझने वाला था, दार्शनिक था, फिलोसफर था और इतिहासकार भी था। मुग़ल दरबार की अंदरूनी जीवन को जानने का सबसे अच्छा नज़दीक से उसको अवसर मिला था। चूँकि वो दारा शिकोह का चिकित्सक था और मुग़ल दरबार के अंदर रहा था, तो मुग़ल दरबार में जिस प्रकार की गतिविधियाँ होती थी, और चूँकि वो तो उस काल में आया था जब उत्तराधिकारी की लड़ाइयाँ हुई और औरंगजेब ने अपने शेष जो 3 भाई थे उनमें एक तो भागने में सफल रहा,
बाकी मुराद को उसने धीमा ज़ेर दे के मार दिया, और जो अपने दारा था उसकी भी हत्या कर दी। तो वो उस तमाम के तमाम प्रकार की जो चीज़ें गलत हो रही थी उस टाइम ये भारत आया था। उसने मुग़लों के जो राजमहल थे उनके अंदर की जो कुटिलताएं हैं उनको उसको जानने का अवसर मिला। ये ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, ये उसकी पुस्तक है, उसकी रचना है। और उसमें क्या चीज़ें, सब्जेक्ट क्या है, जैसे अपने अल बरूनी के बारे में पढ़ा, किताबुल हिंद के बारे में पढ़ा, अपने इब्न बतूता की रिहला में पढ़ा कि क्या कुछ लिखा है, ठीक वैसे ही उसने क्या लिखा, भारत की तात्कालीन शासन व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, किसानों की क्या स्थिति रही उसके बारे में, महिलाओं का कैसा जीवन रहा उसके बारे में, भारत की तात्कालीन व्यापार व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली के बारे में उसने इस ग्रंथ के अंदर प्रकाश डाला है। तो फ्रांसवा बर्नियर मोटे रूप से क्या देखना है, औरंगजेब के काल में रहा, 1656 से 58 तक, ये 12 वर्ष तक रहा। कश्मीर, दिल्ली, आगरा, बनारस, बंगाल और गुजरात तक की क्षेत्रों की यात्राएं की। दारा सिको जो औरंगजेब का भाई था उसका निजी चिकित्सक था। बाद में दारा सिको के बाद में वो दानिशमंद खान जो एक अमीर था उसके साथ उसने बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में काम किया। दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, राजनीतिज्ञ भी था, तो जानकार था, अच्छा विद्वान व्यक्ति था। मुग़ल दरबार के अंदरूनी जीवन, चूँकि वो दारा सिको के साथ रहा था, तो अंदरूनी जीवन जो है मुग़ल सल्तनत के जो राजमहलों के अंदर क्या चीज़ें होती थी उसको वो बहुत अच्छी तरह से जाना करता था। उसके ग्रंथ में उसने उस समय की शासन व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, किसानों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, व्यापार और शिक्षा के बारे में प्रकाश डाला है, जो फ्रांसवा बर्नियर। अब फ्रांसवा बर्नियर से पहले भी कुछ लोग भारत आए थे जिनके बारे में अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं। अपन कुछ 2-4 और लोग बच रहे हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले रॉबर्टो नोबिली। इसने भारतीय ग्रंथों को यूरोपियन भाषाओं में अनुवादित किया है। भारत के जो ग्रंथ थे उनको यूरोपियन जो लैंग्वेज है उसमें अनुवादित करने का काम किया पहला आदमी। बारबोसा या बरबोसा, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है विजयनगर साम्राज्य में। ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा उसने की और पुर्तगाल का रहने वाला था, और दक्षिण भारत की व्यापार और समाज का वर्णन उसने अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है। तीसरा है ट्रेवेनियर, इसको देखना है, पहली बार आ रहा है। इसके बारे में कई बार पूछा भी गया है कि ट्रेवेनियर 6 बार उसने भारत की यात्रा की थी, 6 बार, ठीक है ना। फ्रांस का यात्री ये था, और उसने भारत की व्यापारिक स्थिति से वो बड़ा प्रभावित हुआ, और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य के साथ की। ट्रेवेनियर जो 6 बार उसने भारत की यात्रा की थी, फ्रांस का यात्री था, भारत की व्यापारिक स्थिति से बड़ा प्रभावित हुआ था, और उसने लिखा है अपने ग्रंथ में कि भारत की जो तुलना है उसने ईरान और ओटोमन साम्राज्य के साथ की है। अब निकोलाओ मन्नुची या मन्नुकी, ये इटली का यात्री था, चौथा, वो भी डॉक्टर ही था और भारत में ही बस गया था बाद में, और लंबे समय तक रहा और भारत में बस गया था। उसकी पुस्तक जो है वो हिस्टोरिया डो मोगोर, ये जो है उसकी बुक है। ये उस सिलेबस में तो नहीं है आपके, बाकी उसको याद रखें। निकोलाओ मन्नुची इटली का चिकित्सक था, भारत में ही बस गया था, आजीवन भारत में रहा। ट्रेवेनियर 6 बार भारत की यात्रा की और भारत की व्यापारिक स्थिति से बड़ा प्रभावित हुआ। ईरानी और ओटोमन साम्राज्य से भारत की तुलना की। बरबोसा पुर्तगाली था, दक्षिण भारत की व्यापारिक और सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला। और रॉबर्टो नोबिली जो भारतीय ग्रंथों को यूरोपियन भाषाओं में अनुवादित करने का कार्य करता था। इनकी भी आपके जो पूर्व की यात्री है चैप्टर की शुरुआत में इसके बारे में बताया गया है। अब बर्नियर की कुछ रोचक बातें हैं, देखिए, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में तो शायद नहीं लिखी हुई है, परोक्ष रूप से इसको बताया गया होगा। कुछ 4-5 चीज़ें उसकी देखने वाली है। नंबर 1, उसने कहा है कि भारत में अपने जो ग्रंथ है उसके अंदर लिखा है, उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ने क्या लिखा है कि भारत में ज़मीन का मालिक राजा था लेकिन किसान केवल ठेकेदार था। ज़मीन का मालिक किसान नहीं था। राजा सबसे अमीर था और किसान लोग हैं वो सबसे गरीब थे। जो खेती करने वाले लोग गरीब थे, राजा सबसे अमीर था।
वो कश्मीर की सुंदरता और उसकी वादियों की सुंदरता की बड़ी प्रशंसा अपने ग्रंथ में करता है। उसने दिल्ली का जो चांदनी चौक है मुख्य बाजार, उसको पूर्व का पेरिस का है, प्रभावित हुआ चांदनी चौक के बाजार से, पूर्व का पेरिस का है। और भारतीय समाज के अंदर बहुत सारी विविधता है, उसने स्वीकार किया विविधताओं वाला देश है, विविधताएं हैं भारतीय समाज में, लेकिन असमानताएं भी बहुत है। ये बात भी जो फ्रांसवा बर्नियर ने कही। ज़मीन के मालिक राजा है, किसान केवल ठेकेदार है, राजा सबसे अमीर है, किसान सबसे गरीब है, कश्मीर की सुंदरता की तारीफ की है, चांदनी चौक को पूर्व का पेरिस का है, और भारत को अनेक विविधताओं वाला देश बताया है। अब मूल जो बात है इसकी फ्रांसवा बर्नियर की, वो है पूर्व और पश्चिम की तुलना। भूगोल में आप जो मैप है उसमें यदि आप देखते हो तो भारत है ग्लोब में पूर्व की ओर पड़ता है, जो पश्चिम है यूरोप के जो देश है वो पश्चिम में है। तो पूर्व और पश्चिम की तुलना, वैसे यात्रीगण के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वो अपनी यात्राओं में जिस स्थिति से वो जाते हैं, जिस वातावरण से वो आते हैं, जिस समाज से वो आते हैं, वहाँ की तुलना जिस क्षेत्र की यात्रा करते हैं वहाँ की चीज़ों से करते आए हैं वो। और बर्नियर ने कुछ ज़्यादा ही कर दी है। बर्नियर ने हर चीज़ में पूर्व और पश्चिम की तुलना की है। पूर्व और पश्चिम की तुलना में बर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना यूरोपियन स्थिति से की है, जो देखा उसकी तुलना यूरोपियन स्थिति से कर रहा है। लुई 14वें को अपनी ये कृति उसने समर्पित की थी। लुई 14वां जो है वो फ्रांस का सम्राट था। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। लुई 16वां जो फ्रांस का राजा था, तब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 को, और वो लुई 14वां है जिसको कृति अपनी जो है वो समर्पित की थी। बर्नियर ने अपने पत्रों और वृत्तांतों में भारत की स्थिति यूरोप से दयनीय बताई है। यानी अपने जो वृत्तांत लिखे, अपने जो पत्र लिखे, उसमें उसने ये बताया है कि भारत हर मामले में जो है यूरोप से पिछड़ा हुआ है। ये बात पूर्व और पश्चिम की तुलना की है। ठीक है, आगे 1670-71 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित उसके कार्य अगले 5 वर्षों में, यानी 1670-71 को जब ये 1668 तक भारत रहा और उसके बाद में जब ये फ्रांस गया, तो उसके जो कार्य थे, उसने जो पत्र लिखे या जो वृत्तांत थे, वो अगले 5 सालों में यानी 1670-71 में उसके अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतावली लैंग्वेज में अनुवादित हो गए थे। यानी उसने जो लिखा उसको 5 लैंग्वेज याद रखें, अंग्रेजी, हॉलैंड की डच, जर्मन और इतावली, यानी इटली की जो इतावली लैंग्वेज है, इतावली भाषाएं हैं, उनमें उसकी चीज़ें छप गई थी। और 1670 से लेके 1725 तक के काल में 8 बार फ्रांसीसी में उसके पूर्व में मुद्रित हो गए थे। 8 बार प्रकाशन हो गया था उसके कार्यों का। तो उसने जो लिखा वो बड़ा इंटरेस्टेड था और उसके पाठकों ने उसको पढ़ा, और ये उसकी उपलब्धियां हैं। पूर्व और पश्चिम की तुलना है, ये ज़रूर याद रखें, बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना बर्नियर कर रहा है। और उसने भारत की स्थिति को यूरोप की स्थितियों से तुलना की और हर चीज़ में भारत को नहीं, यूरोप को श्रेष्ठ बताया। उसने भारत की स्थिति खराब बताई। उसके जो प्रकाशन है वो अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतावली में छप चुके हैं। और बाद में 1670 से 25 के बीच में 8 बार फ्रांसीसी में उसके प्रकाशन, उसकी पुस्तक या रचना का प्रकाशन हो चुका है। ये उसका ग्रंथ है फ्रांसवा बर्नियर का, ट्रायल्स इन द मुगल एम्पायर, 1656 से 1668 के बीच। बर्नियर और 6.0 में देखिए आगे जाके कि बर्नियर और अपविकसित पूर्व। अपविकसित है, विकसित हुआ ही नहीं, बर्नियर ने ये लिखा है। हालांकि इब्न बतूता के अनूठेपन के कारण प्रभावित हुए सारे ही लोग। उसने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी, अपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि नारियल के बारे में उसने देखा, भारतीय समाज के बारे में, पान के बारे में, तमाम चीज़ें, डाक प्रणाली के बारे में, बड़ी अनूठी चीज़ें लिखी उसने। बर्नियर अलग बुद्धिजीवी परंपरा का व्यक्ति था। बर्नियर जो यात्री था वो भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से था। यूरोप को विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों की तुलना एवं भिन्नता को उजागर करने के प्रति बहुत चिंतित था वो। फ्रांस के अंदर जो स्थितियां हैं उसकी तुलना करना और उनकी भिन्नताओं को, यानी दोनों के बीच क्या फ़र्क है, भारतीय परिस्थितियों और फ्रांस की परिस्थितियों में क्या फ़र्क है,
अंतर क्या है उसको उजागर करने में वो बड़ा चिंतित रहा करता था। उसका ये विचार क्या था कि जो नीति निर्माता यानी जो पॉलिसी मेकर है फ्रांस के और बुद्धिजीवी जो वर्ग है फ्रांस का, उनको प्रभावित करने के लिए वो प्रयास कर रहा था ताकि वो ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें बर्नियर सही मानता था। उसका ये विचार है, यानी बर्नियर का ये विचार था कि जो फ्रांस के नीति निर्माता और बुद्धिजीवी वर्ग है वो प्रभावित करना चाह रहा था और वो ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें बर्नियर सही मानता था। उसका जो ग्रंथ है द ट्रायल्स इन द मुगल एम्पायर ने अपने गहन परीक्षण, आलोचनात्मक चिंतन या अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। यानी उसका ग्रंथ है 8 बार यदि उसका प्रकाशन हुआ है, उसकी यात्रा वृत्तांतों का और उसके पत्रों का, तो निश्चित रूप से उसमें आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि थी, उसमें गहन परीक्षण किया हुआ था, चीज़ें थी और चिंतन वाली चीज़ें उसने डाली होगी। उसने मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास भी बर्नियर के द्वारा किया गया था। मुगलों के जो इतिहास को वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास बर्नियर ने किया था। फिर बात आ रही है कि बर्नियर ने यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए भारत को पश्चिम दुनिया से या पश्चिमी दुनिया के समकक्ष निम्न कोटि का बताने के लिए भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है। ध्यान रखें, बर्नियर ने यूरोप को हर हाल में श्रेष्ठ साबित करने के लिए और भारत को पश्चिम दुनिया से यानी यूरोपियन देशों से निम्न कोटि का दिखाने के लिए उसने भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दर्शाया है। 5-4 चीज़ें याद रखनी है, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन याद रखनी पड़ेगी। बर्नियर और अपविकसित पूर्व के बारे में क्या लिखता है, बुक में जो चीज़ें लिखी है वही बता रहे हैं कि इब्न बतूता के अनूठेपन से प्रभावित हुए हैं। हालांकि बर्नियर भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा का व्यक्ति था, यात्री था। उसने यूरोप, विशेष रूप से फ्रांस में जो व्याप्त परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उसकी तुलना और उनकी भिन्नता को उजागर करने के प्रति वो बहुत चिंतित था। उसका ये विचार था कि नीति निर्माता और बुद्धिजीवी जो वर्ग है उसको प्रभावित करने का था ताकि वह ऐसे निर्णय ले सके जिनको बर्नियर सही मानता था। उसका जो ग्रंथ है ट्रायल्स इन द मुगल एम्पायर, उसमें उसने अपने गहन परीक्षण, आलोचनात्मक चिंतन, अंतर्दृष्टि बताई है। इसी कारण उसके प्रकाशन हुए हैं। उसने मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास भी किया है और बर्नियर ने यूरोप की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए भारत को पश्चिमी दुनिया से निम्न कोटि का बताने का प्रयास किया है और यूरोप को भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाने का प्रयास भी किया गया। ये बर्नियर की कुछ बातें हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा देखें। विरोधाभास भी है 6.1 में भूस्वामित्व का प्रश्न, भूस्वामित्व का सवाल। अब भूस्वामित्व के अंदर आप दो चीज़ें देख सकते हो कि आज के ज़माने में ज़मीन का मालिक किसान है, कृषक है, जो खेती बोता है वो ज़मीन का मालिक है, मोटे रूप से राज्य नहीं है। बर्नियर के विवरण है या उसकी जो रचना है वो ये बता रही है कि ज़मीन का मालिक राजा था, यानी बादशाह था, और जो किसान थे वो ज़मीन के वास्तविक मालिक नहीं थे, केवल खेती करते थे। तो क्या लिखा है कि मुख्य भिन्नता निजी भूस्वामित्व का अभाव है। सबसे बड़ी बात है कि निजी भूस्वामित्व नहीं है, यानी किसान के पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो ज़मीन है वो सब राजा की है। और भारत में राजकीय भूस्वामित्व राज्य और निवासियों दोनों के लिए हानिकारक है। उसने लिखा है कि राज्य और राज्य के जो निवासी गण हैं उन दोनों के लिए राजकीय भूस्वामित्व बहुत खराब चीज़ है, बहुत हानिकारक है। उसका कारण भी है बर्नियर के अनुसार, यदि किसी ज़मीन का मालिक शासक है, राजा है, और किसान को ये पता ही नहीं है कि भाई जो ज़मीन मैं इस साल बो रहा हूँ, जो खेती कर रहा हूँ, जो कृषि कर रहा हूँ, वो ज़मीन अगले साल मेरी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो जो किसान वर्ग है उस ज़मीन में, भूमि में सुधार के लिए प्रयत्न नहीं करते थे, उसमें कोशिश नहीं करते थे कि जैसी है वैसा, जितना हो रहा है वैसा ठीक है, और उससे ज़मीन के अंदर सुधार नहीं हुए और उत्पादन भी नहीं हुआ। और जब उत्पादन नहीं होता है तो पहला नुकसान तो उस किसान को है और दूसरा नुकसान उस स्टेट को है, उस राज्य को है, क्योंकि उसको भू राजस्व नहीं मिलेगा,
टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स के बगैर राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों तरफ बर्बादी थी। बर्नियर ने ऐसा कहा है कि निजी भूस्वामित्व जो ठीक नहीं था, ठीक था, लेकिन सरकार ने राजकीय भूस्वामित्व रखा, बादशाहों ने या शासकों ने राजकीय भूस्वामित्व रखा, राजा के कब्जे में जो ज़मीन का मालिकाना हक रखा, और वो कहीं न कहीं राज्य के लिए और उसके निवासियों के लिए खराब था, हानिकारक था। मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी था और अपने अमीरों के मध्य बांट देता था। मुगल सम्राट के पास ही सारी ज़मीन थी और उसके जो अमीर थे या उस मुगल काल में मनसबदारी प्रथा मान लो थी, तो अलग अलग अमीरों को, सरदारों को वो ज़मीन बांट दी, ये आपका सारा एरिया है। और उस एरिया के अंदर जो कृषि वो करवाएगा वो भाड़े के एक प्रकार से किसानों से करवाएगा, और उन किसानों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो ज़मीन होती है उस ज़मीन में किसान का एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, एक अटैचमेंट होता है। वो तब होता है जब उसकी खुद की ज़मीन हो। खुद की ज़मीन नहीं है तो उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, और जब अटैचमेंट नहीं है तो वो किसान उसमें भूमि के सुधार के काम नहीं करेगा, उस बंजर भूमि को उपजाऊ नहीं बनाएगा, जो उपजाऊ वाली है वो बंजर हो जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर वो मानता था कि अमीरों के अंदर ये बांटी हुई ज़मीन थी, और इसके अनर्थकारी परिणाम समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए थे। हम बात कर चुके, समाज के लिए थे ही, और अर्थव्यवस्था तो अपने आप, जब अर्थ जाएगा ही नहीं, पैसा नहीं जाएगा राजकोष में, पैसा नहीं जाएगा तो उसके अनर्थकारी परिणाम आएंगे, क्योंकि राज्य के जो दूसरे काम है, जो भू राजस्व कर से किए जाते थे, वो हो नहीं पाएंगे भाई। इसका वर्णन 16वीं 17वीं शताब्दी के में अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में भी मिलता है। अब जो यूरोपियन यात्री आए या जो दूसरे यात्रीगण आए 16वीं 17वीं शताब्दी में, उन लोगों ने ये वर्णन किया है कि भारत के अंदर राजकीय भूस्वामित्व था, यानी ज़मीन पर मालिकाना हक राजा का था, निजी भूस्वामित्व नहीं था, और ये भारत की अर्थव्यवस्था की बर्बादी का कारण था। बर्नियर के अनुसार क्योंकि भूधारक भूमि अपने बच्चों को नहीं दे सकता था, जो ज़मीन तो उसकी नहीं है तो बच्चों की कहाँ से होगी, बच्चों को ज़मीन आगे अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी, इसलिए वो उत्पादन स्तर को बनाए रखने और बढ़ोतरी के प्रति उदासीन थे। उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तब बढ़ेगा जब कोई व्यक्ति वहाँ खेत में काम करेगा, ढंग से उस ज़मीन की उपजाऊपन को बरकरार रखेगा, उसके लिए पोषक तत्व कैसे बने, ज़मीन में सुधार कैसे हो, वो तब करेगा जब उसकी ज़मीन पर अधिकार हो, उसका मालिकाना हक हो। और जब किसान का मालिकाना हक नहीं होता तो वो कुछ नहीं करता, वो उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करता और ना ही बढ़ोतरी के प्रति वो कोई कार्य करता, तो उदासीन किस्म के लोग थे। निजी भूस्वामित्व के अभाव में बेहतर भूधारक वर्ग का उदय नहीं हुआ। जब ज़मीन ही नहीं थी तो ज़मीन का जो मालिक है, शानदार प्रगतिशील किसान, आज की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि वो जो 20 बीघा के अंदर मान लो 200 क्विंटल धान लेने वाला, 150 क्विंटल उत्पादन लेने वाला व्यक्ति, वो अगली बार प्रयास करके 200 तक जाएगा, 225 से जाएगा, वो वहाँ प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, खून पसीना एक करेगा। वो किसान मुगल काल में बर्नियर के अनुसार नहीं करता था, क्योंकि उसकी ज़मीन नहीं थी, उसका हक नहीं था, इसलिए उसने प्रयास नहीं किए, और प्रयास नहीं करने के कारण समाज में एक शानदार भूधारक वर्ग पैदा नहीं हुआ। निजी भूस्वामित्व कृषि के विनाश के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के पतन और किसानों के असीम उत्पीड़न का कारण बना। अब निजी भूस्वामित्व नहीं था, या निजी भूस्वामित्व के अभाव में कृषि का विनाश हुआ। राजकीय भूस्वामित्व जब रहा, निजी नहीं रहा, राजकीय भूस्वामित्व रहा, तो इसमें कृषि का विनाश तो होना ही होना था। समाज के सभी वर्गों का पतन हुआ भाई, सभी लोगों को कहीं न कहीं, सब लोग किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। जो खेती करने वाला है, जब उसकी खेती अच्छी होगी और उसके अंदर उपज होगी तो बाज़ार गुलजार रहेगा, और बाज़ार के अंदर पैसा आएगा, और वो पैसा सभी समाजों की प्रगति का कारण बनेगा। जब किसान के पास कुछ नहीं होगा तो समाज पतन की ओर जाएगा। वो कल भी प्रासंगिक था, आज भी है, आगे भी रहेगा। किसानों के असीम उत्पीड़न का कारण ये बना राजकीय भूस्वामित्व, राजा का स्वामित्व। बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह के रूप में वर्णित करता है कि गरीबों की लंका है ये सारे गरीब यहाँ बैठे हैं, गरीबों का जनसमूह है, दरिद्र लोगों का। बर्नियर ने राजा को भिखारी और क्रूर लोगों का राजा बताया है। भिखारियों का और क्रूर लोगों का राजा है वो मुगल बादशाह है, बर्नियर ऐसा मानता है। शहर और नगर विनिष्ट थे और हवा उनकी खराब थी। शहर और नगर अच्छे नहीं थे, हवा उनकी खराब थी, और खेत है वो झाड़ीदार
झाड़ीदार और दलदल से भरे हुए थे। उसने तो कहा खेत है वो झाड़ीदार थे, दलदल से भरे हुए थे, और जो शहर थे उस काल के नगर थे वो खराब हवा से थे, बड़े दूषित थे, और राजा भिखारियों का और जो गरीब है और दरिद्र लोगों का शासक हुआ करता था। हालांकि अतिशयोक्तिपूर्ण है ये बातें, लेकिन फिर भी बर्नियर ने ऐसा अपनी पुस्तक में लिखा है। और ये बातें कुछ है निजी भूस्वामित्व है या राजकीय भूस्वामित्व पर निजी था नहीं। भूस्वामित्व के बारे में लिखा है कि मुख्य भिन्नता निजी स्वामित्व का अभाव है। नंबर 2, राजकीय भूस्वामित्व है राजा और निवासी दोनों के लिए हानिकारक था, अनर्थकारी था। सम्राट सारी भूमि का मालिक था, अपने अमीरों के द्वारा बांट दिया करता था। इसके अनर्थकारी परिणाम समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए थे। 16वीं 17वीं शताब्दी के जो भी यात्रीगण आए उन्होंने इस बात को लिखा है कि राजकीय भूस्वामित्व था। बर्नियर के अनुसार भूधारक अपने बच्चों को जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए। अब जब नहीं मिलती थी तो उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए उदासीन हो जाते थे। निजी भूस्वामित्व के कारण लोग काम करते और राजकीय भूस्वामित्व होने के कारण एक बहुत अच्छे भूधारक वर्ग का जो है वो विकास नहीं हो पाया। राजकीय भूस्वामित्व के कारण अच्छे किसान पैदा नहीं हो पाए। और निजी स्वामित्व जो है यदि वो होता तो बेटर रहता, लेकिन राजकीय स्वामित्व के कारण समाज के सभी वर्ग है वो पतन की ओर अग्रसर हुए और किसानों को असीम उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। बर्नियर ऐसा कहता है कि भारत के लोग हैं या भारत के राजा दरिद्र गरीबों का, भिखारियों का क्रूर राजा है, और उसके नगर है वो खराब हवा से दूषित है, और खेत है वो झाड़ीदार थे, घातक दलदल से भरे हुए थे। ये उसका था गरीब किसान की व्यवस्था को बताया है। अब गरीबी तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है। और गरीबी के बारे में क्या स्थिति है? गरीबी वो है जिसको बुनियादी चीज़ें मिलती नहीं है भाई। गरीबी बहुत बुरी गरीबी, जिसके अंदर जो बुनियादी जो चीज़ें होती है आदमी को वो नहीं मिलती। रोटी कपड़ा मकान ही ढंग से नहीं मिलता। गरीबी के बारे में 17वीं शताब्दी के अंदर एक डच यात्री, हॉलैंड से एक यात्री आया था जिसका नाम था पेलसर्ट। वो भारतीय लोगों की गरीबी देखी और उसने बड़ा अचंभित हुआ कि ऐसे क्या देश है, इतनी गरीबी कैसे हो सकती है। और उसने एक बात लिखी कि भारत की दुखद गरीबी देखकर उसने कहा था कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है, पूरी तरह से टैक्स लगा लगा के निचोड़ दिया जाता है, बाल्टी में डाल के नहीं निचोड़ा जाता, कि पेट भरने के लिए उसके पास सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं बचता। सूखी रोटी मुश्किल से बचती थी। भारतीय लोगों को इतना निचोड़ा जाता था कि उनके पास पेट भरने के लिए सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं बचता। पेलसर्ट कह रहा है गरीबी के बारे में। और इन सब का कारण यही था राजकीय भूस्वामित्व। जमीन पर मालिकाना हक किसान का नहीं था। गरीबी की स्थिति को बताया पेलसर्ट ने। मुगल दस्तावेज ये इंगित नहीं करते हैं कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। अब थोड़ा सा अलग चले। मुगलों के दरबार में नवरत्न थे, अकबर के दरबार में, और उसमें अपने राजस्थान के नागौर के शेख मुबारक के बेटे अबुल फजल भी थे। उन्होंने अकबरनामा आईने अकबरी लिखा और उसके अंदर कुछ चीज़ें आईने अकबरी के अंदर मिलती है कि अकबर के सरकारी इतिहासकार अबुल फजल ने भूस्वामित्व के राजत्व का पारिसार्मिक बताया। उसने कहा था कि भूमि का एकमात्र स्वामी राजा नहीं था, और उसने ये भी बताया है कि जो सरकारी इतिहासकार ये कहता है कि मुगल काल के अंदर भूस्वामित्व राजत्व का पारिसार्मिक था, यानी हम शासन कर रहे हैं। राजा जब जनता पर शासन कर रहा है तो जनता की सेवा कर रहा है, उनकी सुरक्षा कर रहा है, उनके खेतों की, उनके परिवार की, उनके मवेशियों की सुरक्षा कर रहा है। सुरक्षा करने के बदले वो पारिसार्मिक लेता है, मानदेय लेता है एक तरीके का सुरक्षा के बदले। तो वो था, लगान नहीं था, ये पारिसार्मिक था, राजत्व। ये राजा की अपनी प्रजा को सुरक्षा के बदले ली गई मांग थी। राजा की सुरक्षा कर रहे हैं, राजा प्रजा की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके बदले ये मांग थी, न कि स्वामित्व वाली भूमि पर लगान था। लगान नहीं था। राजा सुरक्षा के बदले जो मांग करता था राजत्व के पारिसार्मिक की, वही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। यूरोपियन यात्री इन मांगों को लगान मानते थे। यूरोपियन यात्री इन मांगों को जो राजा उनकी सुरक्षा के बदले लेता था उसको लगान मान लेते थे, और जिनकी दरें बहुत ही अधिक थी ऐसा माना जाता है। असल में ये उपज पर लगने वाला एक टैक्स था। आपकी जो उपज हुई है उसमें जो भी 1/2, 1/3 या 1/4 जो टैक्स था, वो टैक्स था उपज पर लगने वाला। वो इस प्रकार की अनर्थकारी
लगाने नहीं थी, ऐसा अबुल फजल कहता है, जो राजस्थान के नागौर का था और अकबर का सरकारी इतिहासकार था। उसने अपने ग्रंथ आईने अकबरी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी है। अब मोंटेस्क्यू फ्रांसीसी दार्शनिक था, द स्क्रिप्ट ऑफ लॉज, कानूनों की आत्मा, जो उसकी बुक है। आपने मोंटेस्क्यू के बारे में पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति का ये भी एक बड़ा कारण था। बर्नियर के विवरण से प्रभावित होकर 18वीं सदी का ये दार्शनिक बना। ये दार्शनिक था, वो बर्नियर के विवरणों से प्रभावित था। ये फ्रांस का रहने वाला था तो प्रभावित होना ही था। उसने भी पढ़ा होगा बर्नियर के बारे में, और भारतीय समाज के प्रति उसने एक धारणा भी बनाई थी। उसने लिखा है कि प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांतों को विकसित करने में इन विवरणों की सहायता दी। उसका जो प्राचीन निरंकुशवाद का जो विचार है या सिद्धांत है, उसको डेवलप करने के लिए बर्नियर के जो विवरण है वो उत्तरदायी माने जाते हैं। उसने लिखा है, किसने लिखा है? मोंटेस्क्यू ने ये लिखा है कि एशिया महाद्वीप के जो शासक वर्ग है वो अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और लोगों को दासता और गरीबी की स्थितियों में वो रखते थे। यानी एशिया के अंदर जो शासक वर्ग था, जो राजा लोग थे, वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, हमेशा उन पर एक तरीके से कंट्रोल रखने के लिए कि किस प्रकार से जनता पर निर्बाध रूप से बिना कोई बाधा के उनको दबाया जा सके, उन पर राज्य किया जा सके, उसके लिए राजा लोग क्या करते थे, उन लोगों को गरीबी और दासता वाली स्थिति में रखते थे। गरीब रखो और उनको दास बना के रखो, वो कभी आपके खिलाफ सर उठाएंगे नहीं, विद्रोह नहीं करेंगे। ये धारणा थी मोंटेस्क्यू की, और ये उसने विचार, प्राचीन निरंकुशवाद का विचार है, बर्नियर से पढ़ के उसके दिमाग में आया होगा। तर्क उसका ये था, तर्क का आधार ये था कि सारी भूमि राजा के स्वामित्व में थी और इसके कारण आम जन मुश्किल से गुजर बसर कर सकता था। बस वही है, मोंटेस्क्यू की धारणा भी वही थी कि जब राजकीय भूमि का स्वामित्व है, निजी भूमि का स्वामित्व नहीं है, किसान के पास जमीन नहीं है, उसके पीछे राजा का लॉजिक ये था कि राजा गरीब रहेगा, प्रजा गरीब रहेगी, प्रजा दासता की स्थिति वाली रहेगी, तो राजा का निर्बाध प्रभुत्व कायम रहेगा। ये प्राचीन निरंकुशवाद का जो विचार है वो आपकी बुक में आया है इसी में। और ये उस किसान की स्थिति थी कि उसके पास वो भूखा नंगा रहे, उसके पास कपड़ों के अलावा वो भी टूटे फूटे जो भी थे, और उसके पास आवास ही नहीं हो, वो समय मिले उसको सूखी रोटी मिल जाए और वो इस स्थिति में रहेगा तो राजा के लिए ठीक रहेगा। ये व्यवस्था उसने लिखी है। अब कार्ल मार्क्स के विचार भी आते हैं, दास कैपिटल। इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में उसने बढ़ाया है। मार्क्सवादी विचारक थे बहुत बड़े, कार्ल मार्क्स, और उन्होंने ये तर्क दिया है कि उपनिवेशवाद से पहले, यानी जब अंग्रेज भारत में आए, जब पुर्तगाली आए, डच आए, डैन आए, वो उपनिवेशवाद से पहले भारत में अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। यानी जो बचता था, जो किसान उपज जो पैदा करता, उसके अंदर उसको जो ज़रूरतें थी उसके अलावा जो बचता था वो अधिशेष था। उस अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था, और इसके कारण ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त यानी आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदाय से बना था। अधिशेष का अधिग्रहण राज्य करेगा, जिसको जो जरूरत है वो उसके पास मिलेगा, आधिक्य रहेगा ही नहीं, वो राज्य अधिग्रहण कर लेगा, तो समतावादी समाज का निर्माण होगा। इन ग्रामीण समुदायों पर राज के दरबार का नियंत्रण होता था, और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती, उनकी स्वायत्तता का सम्मान राजा लोग करते थे, और ये निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। यानी ग्रामीण समुदायों पर राज के दरबार का नियंत्रण था, और जब तक अधिशेष की निर्विघ्न आपूर्ति राज दरबार को होती थी, राजाओं को होती रहती थी, तब तक उन किसानों को, उन लोगों को स्वायत्तता, उनकी आज़ादी का सम्मान किया जाता था। ये निष्क्रिय प्रणाली मानी गई है। कार्ल मार्क्स ने ऐसा लिखा है। हालांकि ये चित्रण है वो वास्तविकता से कोसों दूर है, कारण कि भारतीय समाज में आर्थिक और सामाजिक विभेद थे। आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत के अंदर विभेद थे, फर्क था, अंतर था, ये वाली स्थिति नहीं थी। भारत में जमींदार, भूमिहीन, श्रमिक वर्ग के बीच में एक बड़ा किसान वर्ग था जो श्रम का उपयोग, किराए के श्रम का उपयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। ऐसी स्थिति नहीं थी। भारतीय जो समाज है वो अलग टाइप का था, उसमें आर्थिक और सामाजिक विभेद थे।
जमींदार, भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के बीच में किसान, बड़े किसान भी थे जो श्रम उपलब्ध करवाते थे और आपके माल उत्पादन में संलग्न रहा करते थे। कार्ल मार्क्स की है, लंबा चौड़ा नहीं, एशियाई उत्पादन शैली का विचार है। उसने ये लिखा है कि उपनिवेशवाद से पहले भारत में अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था और इसके कारण ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो स्वायत्त था और ग्रामीण समानतावादी समाज था, और इन ग्रामीण समुदाय में राज्य के दरबार नियंत्रण रखता था और ये व्यवस्था अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न जब तक होती तब तक उनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता और ये निष्क्रिय प्रणाली थी। हालांकि इसके खिलाफ भी बातें गई है कि वो सामाजिक और आर्थिक विभेद भारतीय समाज में थे। जमींदार, भूमिहीन के अलावा भारत के अंदर एक और वर्ग था जो बड़े किसान थे, वो सस्ता श्रम उपलब्ध करवाते थे और माल उत्पादन में संलग्न रहा करते थे। अब एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की बात करते हैं। अभी जो चीज़ें पढ़ी उससे बर्नियर के बारे में, बर्नियर ने ये लिखा है कि बर्नियर के अनुसार राज्य की निरंकुशता को वो कहता है कि कभी कभी एक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर भी इशारा कर देती है। बर्नियर के विवरणों में सच्चाई कुछ अलग होती है, उसी ने उसको विरोधाभास के रूप में छाप दिया। जैसे कि शिल्पकारों के पास उत्पादन को बेहतर बनाने हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं था। जो शिल्पकार थे उनके पास कैसे वो चीज़ों को ठीक स्किल डेवलप करें, कैसे वो अच्छा बनाएं उनको, उसके पास ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं और उनके मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। पहले शिल्पकार के पास वो स्किल डेवलप करने के साधन नहीं थे, प्रोत्साहन नहीं था, मोटिवेशन नहीं था, और यदि कुछ कर भी लिया तो उसका जो मुनाफा था वो राज्य के द्वारा ले लिया जाता था, अधिग्रहण कर लिया जाता था। और इसके कारण जो उत्पादन का हर जगह पतनोन्मुख हुआ या पतन हो गया उत्पादन की व्यवस्थाओं को। शिल्प कला में जो डाउनफॉल आया उसका कारण क्या था? राज्य के द्वारा जो मुनाफा है वो ले लिया जाता था और उनकी प्रगति के लिए, शिल्पकारों के लिए राज्य कुछ करता नहीं था। दूसरी तरफ वो लिखता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातु है जो भारत में आती थी। सोना चांदी भारत में आ रहा था और भारतीय उत्पादों का निर्यात सोने और चांदी के बदले होता था। शिल्प कला जब उन्नत होगी, जब शानदार शिल्पकार होंगे और उनकी जो स्किल है वो अच्छी रहेगी और उस प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें बनेगी जो यूनिक होगी और दुनिया के अंदर जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तभी तो वो सोने और चांदी के रूप में लोग उनको देकर खरीदेंगे। ये बात भी उसने लिखी है। समृद्ध व्यापारी समुदाय जो लंबी दूरी के विनियमों में संलग्न था उसके अस्तित्व को रेखांकित भी करता है। ऐसा समाज जो लंबी दूरी के विनियम में संलग्न हुआ करता था, लंबी दूरी की यात्राएं करता था और व्यापार करता था, उनके अस्तित्व को भी वो संकेत करता है। इसका मतलब व्यापारी थे तो वस्तु विनियम, आपस में व्यापार होता था तभी होता था जब शिल्प कला उच्च कोटि की थी, और उच्च कोटि की थी तभी सोने और चांदी के बदले लोग उसको खरीदा करते थे। हालांकि उसने ये भी लिखा है कि वो प्रोत्साहन के बिना राज्य के अधिग्रहण कर लिया जाता था, इससे शिल्पकारों की स्थिति खराब हुई। अब है शिविर नगर। शिविर नगर आप ये देख सकते हो, ये शिविर नगर की कोई पिक है जो ली गई है, किसी चित्रकार के द्वारा बनी गई है। जो जगह जगह ये टेंट लगाए गए हैं ये शिविर नगर है। 17वीं शताब्दी में भारत का 15% भाग है वो नगरों में रहता था और वो इतने बड़ी तादाद में लोग नगरों में रहते थे जितने यूरोप में नहीं रहते थे। ये बर्नियर खुद कहता है। जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा था शहरों में रहने वाले लोगों का यूरोप की तुलना में। बर्नियर ने भारतीय नगरों को शिविर नगर कहा है क्योंकि राजकीय शिविर पर निर्भर थे। अब होता क्या था, जैसे राजा लोग, बादशाह लोग जब चलते थे तो मान लो बादशाह ने यहाँ डेरा डाला और उसके साथ उनकी मंत्री परिषद सारी आ गई, उनके जो भी मनसबदार थे, जो अमीर थे, वो सारे यहाँ डेरा डाल के बैठे। कई बार जब मुग़ल बादशाह अकबर ने, आपने देखा होगा किस प्रकार से आगरा से फतेहपुर सीकरी और उसके बाद लाहौर भी उनकी राजधानी रहा होगा, जो बड़े शहरों में शिविर लगा लिए। अब जो शिविर लगते थे तो वहाँ एक अस्थायी नगर बन जाता, लोग भी वहाँ टेंट टांट लगा के एक तरीके से बैठ जाते। जैसे अभी महाकुंभ हुआ था, टेंट लग के एक अस्थायी बहुत बड़ा शहर बना दिया, कुंभ नगरी बना दी, ठीक वैसे ही वो शिविर नगर बस जाते। बर्नियर के अनुसार राजकीय दरबार के आगमन के साथ इनका अस्तित्व आता था और दरबार के चले जाने के बाद वो पतन की ओर अग्रसर हो जाते। उसका ये कहना था राज दरबार आता था और दरबार के जो हाथी घोड़े आते, जो राजा लोग के साथ अमीर और मनसबदार सरदार जो भी आते, उनके साथ वो शहर बस जाता और जो ही वो चले जाते पीछे पीछे शहर गायब हो जाता। ऐसा उसने कहा है।
उसके सामाजिक और आर्थिक नियम व्यवहारगत नहीं थे। सामाजिक और आर्थिक नियम तो व्यवहारगत होना ही नहीं है। जब शिविर नगर स्थायी नहीं है तो ये चीज़ें तो स्थायी समाज की बात है, वो ठीक नहीं थी। हालांकि उसका ये जो चित्रण है वो भी राज की भूस्वामित्व वाली बात है, वो स्वामित्व की जो बात कर रहा है उसी प्रकार से ये भी विरोधाभासी प्रतीत हो रहा है। क्योंकि भारत में बहुत सारे उस समय मुगल काल में भी उत्पादन नगर थे, बड़े व्यापारिक केंद्र थे, बड़े धार्मिक केंद्र थे, तीर्थ स्थल थे, बंदरगाह थे, वो भारत में थे मुगल काल के अंदर। और जिनकी प्रसिद्धि हम देखते हैं कि मुगल काल के अंदर कुछ बड़े शहर थे जिन प्रसिद्ध थे, बड़े उत्पादन केंद्र थे, बड़े धार्मिक केंद्र भी थे, तीर्थ स्थल के रूप में थे, बड़े बड़े बंदरगाह था, बंदरगाहों से व्यापार होता था देश विदेश का। तो वो सारे शहर शिविर नगर नहीं हो सकते, ये बर्नियर का एक तरफा विचार है। हालांकि उसने भारतीय शहरों को शिविर नगर कहा है कि वो राजा के डेरे के साथ ही उनका अस्तित्व था। अब व्यापारियों के बारे में लिखा है, देखो कि व्यापारी मजबूत सामुदायिक संबंधों से जुड़े हुए थे। व्यापारी जो लोग हैं वो मजबूत सामाजिक संबंध है आपस के, उनसे जुड़े हुए थे। अधिकतर अपनी जाति और व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित थे। या तो किसी एक जाति के हाथ में सारा व्यापार था उस पर्टिकुलर चीज़ का, और या फिर व्यवसायिक संस्थान जो उनके बने हुए थे उनसे वो लोग आपस में जुड़े हुए थे। पश्चिम भारत में इन्हें महाजन कहा जाता था। पश्चिम भारत जो है उसमें ऐसे व्यापारियों को जो विभिन्न सामाजिक संगठनों से, जाति से, व्यवसायिक संगठनों से जुड़े हुए थे, उनको महाजन कहा जाता था। और उनका जो मुखिया था उनको शेठ कहा जाता था। पश्चिम भारत में विभिन्न जातियों के और व्यावसायिक संस्थानों के जो संगठित व्यापारी थे उनको महाजन कहा जाता और उनका मुखिया सेठ कहलाता था। अहमदाबाद में महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय के मुखिया को नगर सेठ कहा जाता था। महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाला समुदाय है उसका मुखिया नगर सेठ कहलाता था। आपने पढ़ा होगा कि प्लासी का युद्ध था, उसमें एक जो पात्र था वो जगत सेठ था, फतेहचंद जगत सेठ। जगत सेठ को उस समय दी बैंक ऑफ इंग्लैंड ही कहा जाता था, बहुत बड़ा बैंकर था। और हालांकि उसका बाद में पतन हो गया जगत सेठ का, और बहुत धनी व्यापारी था, बड़े बड़े लोग उसके चरणों में नतमस्तक थे। वीर जी वोरा के बारे में पढ़ा है, जमशेद जी टाटा के बारे में अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा सेठ हुक्मचंद जो थे, कॉटन किंग उनको कहा जाता था, वो सब सेठ थे, नगर सेठ थे, एक तरीके से बैंकर थे। और वो नगर सेठ की उपाधि भी अहमदाबाद के महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय के मुखिया को नगर सेठ कहा जाता था। चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक जैसे वर्ग भी शहरी समुदायों में थे। शहरों के अंदर ये लोग भी कहीं न कहीं अपना अस्तित्व रखते थे, जो आजकल का जो मध्यम वर्ग है उस काल के। तो व्यापारी मजबूत सामुदायिक संबंधों से जुड़े हुए थे, अधिकतर अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित थे। और पश्चिमी भारत में महाजन और उनको मुखिया को सेठ कहा जाता था, जबकि अहमदाबाद में महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय का मुखिया नगर सेठ कहलाता था। और ये लोग थे। सेकंड लास्ट है महिलाओं और दासियों और सती के बारे में थोड़ी बातें हैं। अब देखिए, दास प्रथा तो भारत में रही है लंबे समय तक। मध्यकाल में हम पढ़ते हैं कि दासों को इस प्रकार से बाजार में घोड़े, गद्दे और खच्चरों के साथ बेच दिया जाता था। ये मानवाधिकार की बातें आज है, मध्यकाल के अंदर इंसानी जीवन का कोई महत्व था नहीं। और बड़े बड़े लोग आज हो कल आप दास के रूप में कहीं बेच दिए जाओगे, और ये सब चीज़ें चलती थी। तो दास अन्य वस्तुओं की तरह खुले बाजार में बिकते थे, आराम से आलू टमाटर की बिकते थे, आराम से ले खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जो दास है वो भेंट स्वरूप भी दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे। बर्थडे पर जैसे गिफ्ट देते हैं वैसे दास गिफ्ट में दे देते, भाई ये लाया हूँ मैं आपके लिए, दास मिलते थे गिफ्ट में। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक और मुल्तान के गवर्नर को अन्य वस्तुओं के साथ दास भेंट किए। इब्न बतूता जब भारत आया तो सामान्यतः शिष्टाचार में हम एक दूसरे को जो गिफ्ट करते हैं, पुष्पमाला देते हैं या फिर जो भी पुष्प गुच्छ देते हैं, उसी प्रकार से दास भेंट कर देते थे। इब्न बतूता ने भी किए, मुल्तान के गवर्नर को किए और मोहम्मद तुगलक को भी किए, उसने बताया है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक एक धर्म उपदेशक था, उसको उसके प्रवचन से बड़ा खुश हुआ मोहम्मद तुगलक, वो तो वैसे ही सन की था, और उसने उसको 200 दास भेंट कर दिए, 200 दास ले जाओ। सुल्तान की सेवा में नियुक्त दासियां गायन और नृत्य में निपुण होती थी।
अब जो सुल्तान की सेवा थी, राजा की जो सेवा में जो नियुक्त दास दासियाँ थी या दासियाँ जो थी, वो गायन विद्या में, नृत्य करने में निपुण होती थी। उस समय का मनोरंजन यही था कि चलो ठीक है, नाचो। दासियाँ अमीरों की मुखबिरी भी किया करती थी और घरेलू सेवा में भी वो काम करते थे। दास घरेलू सेवा में काम करते थे। सामान्यतः जैसे काम वाली बाई जी की तरह तो थी नहीं, वो तो 2-4 घंटे काम करती है, लेकिन वो दास थे, वो उनके अधिकार क्षेत्र में रहते थे मुखिया के, और जैसा वो कहता उसको करना था। और दासों के कोई मानवाधिकार तो लगते नहीं थे, वो तो उस पर ही निर्भर थे जो उनको खरीद के लाया है। और मुखबरी महिलाएं दासियां थी, वो अमीरों की जो गुप्तचरी की जो सूचनाएं, काना फूसी है, वो सुल्तान तक पहुंचा देती थी और सुल्तान उन अमीरों का ट्रीटमेंट कर दिया करता था। पालकी और डोले भी वो लोग उठाते थे, आपने देखा होगा, शादी का कार्ड है उसमें भी देखा होगा। इस प्रकार की जो पालकी थी, पहले वो रानी या बेगम जो साहिबा इधर विराजमान थी, और इसको उठाने वाले जो लोग थे वो बेचारे दास हुआ करते थे। सामान्य परिवार भी कम से कम कीमतों के कारण 1-2 दास तो रख ही लेते थे। आम आदमी भी क्या करता था, कीमतें ज़्यादा थी नहीं, दास थोक के भाव मिलते थे, तो 1-2 रख ही लेते थे कि चलो ले आओ। जैसे आजकल के जो बड़े लोग जो घरों में डोगी वोगी रखते हैं, उसी प्रकार से दास ले आते और दासों से काम करवा लेते। तो ये दास प्रथा के बारे में कुछ बातें हैं। अन्य वस्तुओं की तरह खुले बाजार में बिकते थे, भेंट स्वरूप भी दिए जाते थे। तुगलक ने और सुल्तान को, मुल्तान के गवर्नर को, मोहम्मद तुगलक को इब्न बतूता ने दास दिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद ने एक धर्मोपदेशक था नसरुद्दीन, उनको 200 दास दिए। सुल्तान की सेवा में नियुक्त दासियां जो थी वो नृत्य और गायन में प्रवीण होती थी, मजबूत होती थी। भाई दासियां अमीरों की मुखबरी कर लेती थी, उनकी सूचनाएं राजा तक पहुंचा देती। घरेलू सेवाओं में दास थे ही, डोले भी उठाते, पालकी भी उठाते वो लोग, और सामान्य परिवार भी 1-2 दास रख लिया करते थे। ऐसी व्यवस्था थी, दास प्रथा बहुत बुरी व्यवस्था थी। और अंत में हम पढ़ते हैं सती प्रथा। अब सती प्रथा के बारे में देखिए, भारत के अंदर ये सती प्रथा थी, कुछ अभिलेखों में इसका उल्लेख है, और लंबे समय तक ये चली, जिसमें जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती उसको जिंदा जला दिया जाता था। बहुत बुरी प्रथा थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको रोका। सती प्रथा के खिलाफ बहुत सारे कानून बनाए गए, और आज़ादी के बाद में भी भारत में, राजस्थान में तो एक सती का प्रकरण मिलता है। तो सती प्रथा के संबंध में बर्नियर लिखता है कि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, कुछ को इसके लिए बाध्य किया जाता। कुछ महिलाओं को तो बाध्य कर दिया जाता और कुछ खुशी खुशी उस प्रथा के अंदर अपने आप को समर्पित कर देती, सती हो जाती। लाहौर में वो लिखता है कि 12 साल की एक मासूम विधवा बच्ची जिसको जबरन सती करने का मार्मिक दृश्य उसने अपनी किताब में लिखा है कि वो 12 साल की बच्ची थी, उसको जबरन वो महिलाएं जो उसके साथ थी उसको कहीं वो दबा के लाई थी, और फिर उसके हाथ पैर बांध के और उस बेचारी को उसमें लकड़ियों पे रख दिया और उसको जिंदा जला दिया गया। उसका जो रोदन था उसको रोक दिया गया। और इस प्रकार की व्यवस्था को वो बड़ी, क्योंकि वो यूरोप में ये प्रथाएं प्रचलित नहीं थी, कुप्रथाएं थी, लेकिन भारत के अंदर था, उसको उसने पहली बार देखा तो उसने अपने ग्रंथ में लिखा और उसके बारे में टीका टिप्पणी की। तो ये बर्नियर है, और बर्नियर के बाद की जो चीज़ें वो बाद में पढ़ेंगे। ओके।